हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रल डोग्मा के लास्ट स्टेप या यूँ कहें जीन एक्सप्रेशन के लास्ट स्टेप, एंड दैट इज ट्रांसलेशन. एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट इन सेंट्रल डोग्मा वी हैव द थ्री मेजर इवेंट्स. द फर्स्ट वाज रेप्लिकेशन, जो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं. उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन, जहाँ हमने डीएनए से आरएनए बनाया. जीन एक्सप्रेशन का इनिशियल फर्स्ट स्टेप. नाउ ट्रांसक्रिप्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप एंड द लास्ट स्टेप इज ट्रांसलेशन. ओके, मीनवाइल हमने बीच में जेनेटिक कोड एंड कुछ छोटी छोटी चीज़ें और भी डिस्कस की. नाउ ट्रांसलेशन इज द लास्ट स्टेप, जहाँ हम फाइनली एक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन बना देते हैं. दैट्स व्हाई ट्रांसलेशन मेनी टाइम्स ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन सिंथेसिस. एक्चुअली ट्रांसलेशन इज द ट्रांसलेशन ऑफ language of genetic code, language of genetic material written on mRNA in coded form into the language of protein in the form of amino acid sequence. तो यहाँ एक लैंग्वेज का ट्रांसलेशन है. जेनेटिक मटेरियल की कोडेड लैंग्वेज जो mRNA पर है उसको ट्रांसलेट करते हैं हम प्रोटीन की लैंग्वेज में, और प्रोटीन की लैंग्वेज अमीनो एसिड के फॉर्म में चलती है. ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर mRNA के कोड रीड किए जाएंगे और उससे हम एक एक करके एक एक कोड से एक एक अमीनो एसिड हमें पता चलता रहेगा और उनको ऐड करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे. और यही लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन फिर फाइनली हमें प्रोटीन एक एंजाइम बनाएंगे. सेल में जो भी वर्किंग है, जो कुछ भी काम है, वो सब इन्हीं प्रोटीन और एंजाइम से आगे चलेगा और फाइनली जेनेटिकल कैरेक्टर बनता है. सो ट्रांसलेशन इन अनदर वर्ड ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस. वी कैन डिफाइन दिस ट्रांसलेशन एज अ मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म in which the genetic code sequence of mRNA forms amino acid sequence of polypeptide chain. तो ये ट्रांसलेशन जेनेटिक कोड सीक्वेंस mRNA की सीक्वेंस से हम पॉलीपेप्टाइड की अमीनो एसिड सीक्वेंस सिंथेसाइज करें. प्रोटीन सिंथेसिस को सेल के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी का सबसे प्राइम, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है. यू कैन से दिस इज द बिगिनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म. क्योंकि देखिए, जब तक आप प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेंगे, मतलब एंजाइम नहीं बनाएंगे, तब तक आप दूसरा कोई काम नहीं कर सकते. सेल की जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म जो भी है, हर जगह प्रोटीन और एंजाइम यूज होते हैं. ठीक है, और जब तक आप एंजाइम नहीं बनाओगे दूसरा कोई काम नहीं हो पाएगा. इसलिए ये बहुत प्राइम और सबसे फर्स्ट इवेंट माना जा सकता है. और इस पूरे में आप देखेंगे इस ट्रांसलेशन के काम में आपको आरएनए के जो तीन मेन फॉर्म हैं, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, सब इन्वॉल्व होंगे. मैंने शुरू में भी कहा था कि आरएनए का मेन काम ही यही है. वो हमारी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है. ठीक है, डीएनए से इस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करके कैरेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा. ठीक है, तो ट्रांसलेशन का ये इवेंट होता कहाँ है? साइट ऑफ ट्रांसलेशन. इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है. कोई भी सेल हो, चाहे प्रोकैरियोट हो, यूकैरियोट हो, ट्रांसलेशन की साइट हमेशा साइटोप्लाज्म रहेगी. ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म हो, प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट. ट्रांसक्रिप्शन में तो फिर भी चलो प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म, यूकैरियोट में न्यूक्लियस, लेकिन ट्रांसलेशन हमेशा साइटोप्लाज्म. ठीक है, साइटोप्लाज्म में भी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो है राइबोसोम. राइबोसोम एक मेम्ब्रेनलेस नेकेड पार्टिकल लाइक सेल ऑर्गेनल है, और राइबोसोम इज द प्लेस, इज द साइट जहाँ वास्तव में प्रोटीन सिंथेसिस होगा. ठीक है, ये राइबोसोम आप देखिए दो तरह के होते हैं सेल में, बाउंडेड राइबोसोम एंड फ्री राइबोसोम. मतलब हम देखते हैं कुछ राइबोसोम तो मेम्ब्रेन पर अटैच्ड चिपके हुए रहते हैं. अगर हम यूकैरियोट में देखें तो बहुत अच्छे से नजर आएंगे, और हमें ईआर की मेम्ब्रेन पर, जिसको हम आरईआर कहेंगे, और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर और आरईआर पर हमें राइबोसोम बाउंडेड मिलते हैं. ये वहीं चिपके रहते हैं और वहीं से ही, वहीं बैठे बैठे भी ये प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे. प्रोकैरियोट्स में भी थोड़े बहुत बाउंडेड राइबोसोम होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर होते हैं. ठीक है, बाकी कई राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली सस्पेंडेड होते हैं, वो फ्री राइबोसोम. प्रोटीन सिंथेसिस दोनों राइबोसोम करेंगे, फ्री वाले भी करेंगे और बाउंडेड वाले भी. वन मोर थिंग, यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड दो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है, उनके अंदर भी राइबोसोम है, वो प्रोकैरियोट जैसे राइबोसोम है. ठीक है, और उनमें भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है. माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में अपनी खुद की प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है. माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड के अंदर पहले तो डीएनए है खुद का, उस डीएनए से वो एमआरएनए बना लेते हैं. उनके अंदर राइबोसोम भी है और उनके अंदर भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और इनका प्रोटीन सिंथेसिस सेल के बाकी प्रोटीन सिंथेसिस से इंडिपेंडेंट होता है. ये अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग बनाते हैं. ठीक है, ट्रांसलेशन के इस पूरे प्रोसेस में हमारी क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिएगी. तो ट्रांसक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट, ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? तो ट्रांसलेशन में देखिए हमें सबसे पहले तो चाहिएगा एमआरएनए, जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से डीएनए से बनेगा.
और फिर ये साइटोप्लाज्म में आकर काम करता है। देन वी नीड टीआरएनए। टीआरएनए ब्रिंग्स अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड ट्रांसफर करने का काम करते हैं, टीआरएनए चाहिए। देन वी नीड अमीनो एसिड, ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, ये हमारा रॉ मटेरियल है। और 20 टाइप्स के अमीनो एसिड है, प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी में चाहिए और साइटोप्लाज्म में ये रहते हैं, वहीं से इनको पिक किया जाता है और टीआरएनए इनको लेकर आएगा। हर टीआरएनए एक पर्टिकुलर टाइप का अमीनो एसिड कैरी करेगा, अलग अलग अमीनो एसिड के लिए अलग अलग टीआरएनए है, ठीक है। इसके अलावा एक एंजाइम चाहिएगा हमें, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। ये एंजाइम मैंने टीआरएनए पढ़ाते समय भी बताया था आपको। ये वो एंजाइम है जो अमीनो एसिड को टीआरएनए पर जोड़ने का, अटैच करने का काम करता है। एक्चुअली टीआरएनए कोई हमेशा अमीनो एसिड लेके नहीं घूमते हैं। टीआरएनए ज़्यादातर केस में बिना अमीनो एसिड के रहेंगे, जब जरूरत होगी तभी उनमें अमीनो एसिड अटैच करते हैं। और टीआरएनए विदाउट अमीनो एसिड इज कॉल्ड डिस्चार्ज टीआरएनए, ये भी बता चुके हैं। और जैसे हम उस पर लगाएंगे, अब टीआरएनए पर अमीनो एसिड जब अटैच करना होता है तो हमें एक एंजाइम चाहिएगा, और ये एंजाइम हर अमीनो एसिड के लिए अलग अलग है। ये तो कॉमन नाम है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, बाकी अलग अलग अमीनो एसिड के लिए अलग अलग है, इसलिए ये भी 20 टाइप के एंजाइम होंगे। और ये एंजाइम टीआरएनए पर अमीनो एसिड अटैच करेंगे। इस दौरान इनको कुछ एनर्जी, एटीपी के फॉर्म में ये एनर्जी भी यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्टिव प्रोसेस और एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और इसको चार्जिंग कहा जाता है कि टीआरएनए को चार्ज किया जाता है, अमीनो एसिड लगाया जाता है। तो अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में है, एंजाइम है, ये एंजाइम इन अमीनो एसिड को टीआरएनए पर अटैच करके इसको तैयार करें। एमआरएनए न्यूक्लियस से बन के आ ही रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमें एनर्जी फॉर्म्स चाहिए। एनर्जी फॉर्म्स में यहाँ जीटीपी और एटीपी है। एटीपी यहाँ पर अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने में चाहिए, बाकी सारा प्रोसेस जीटीपी से चलता है। जीटीपी एटीपी दोनों एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है, इनके कंपाउंड है, इनमें से फॉस्फेट रिलीज करेंगे, एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ जीटीपी ज़्यादा यूज होता है ट्रांसलेशन। इसके अलावा प्रोटीन फैक्टर, ट्रांसलेशन की हर स्टेप में कुछ ना कुछ प्रोटीन फैक्टर चाहिए। ये प्रोटीन फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन और इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। हमें बहुत डिटेल्ड मैकेनिज्म में नहीं जाना है कि प्रोटीन फैक्टर का भी मैकेनिज्म क्या है, हम प्रोटीन फैक्टर के नाम जरूर ध्यान रखेंगे। और इन सब के बाद में जिस जगह ये ट्रांसलेशन होगा, ये ट्रांसलेशन राइबोसोम में होगा। तो राइबोसोम इज अनदर प्राइम रिक्वायरमेंट, और ये भी दो तरह के होते हैं, 7Ts राइबोसोम, 8Ts राइबोसोम। ये ऑलरेडी हमने सेल में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आरआरएनए तो राइबोसोम के फॉर्म में चाहिए, टीआरएनए, एमआरएनए, सारे यहाँ पर तीनों आरएनए चाहिए। ट्रांसलेशन की ये बेसिक नीड है, ये सारी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे थोड़ा सा राइबोसोम को और समझ लेते हैं। देखिए राइबोसोम का यहाँ काफ़ी यूज़ है। तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर वगैरह तो हम सेल में भी पढ़ते हैं 11th में, लेकिन हम थोड़ा सा बेसिक आइडिया यहाँ भी ले लें कि राइबोसोम देखो क्या है और दोनों यूनिट क्या करती है। राइबोसोम एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इट कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स। राइबोसोम में हमेशा 2 यूनिट होती है, स्मॉलर यूनिट, लार्जर यूनिट। स्मॉलर यूनिट और राइबोसोम को हमेशा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या सैडबर्ग यूनिट से लिखा जाता है, 70S 80S। S इज सैडबर्ग यूनिट, जो उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। और 70-80S तो कंबाइंड है, दोनों की यूनिट को अलग अलग करते हैं, दोनों यूनिट का अलग अलग आता है। 70S में स्मॉलर यूनिट 30S, लार्जर यूनिट 50S। 50 और 30 80 होते हैं, लेकिन कंबाइंड वे में सेडिमेंटेशन कम आता है, इसलिए 70S आता है। एंड स्मॉलर यूनिट 40S, किसमें 80S राइबोसोम, 40S एंड 60S, इनसे मिलकर बनता है 80S राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम की 2 यूनिट्स हैं, ये दोनों यूनिट अलग अलग भी हो जाती हैं और आराम से जुड़ भी जाती है, और उनको जोड़ने में आपने पढ़ा भी होगा, मैग्नीशियम आयन का बड़ा कंपल्सरी रोल होता है, ठीक है। अब दोनों यूनिट का देखो काम क्या, हम ये इसको ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आखिर ये हमारे कैसे काम आती है। तो स्मॉलर यूनिट जो होती है ये डिस्क शेप की होती है, ठीक है। इसका शेप थोड़ा डिस्क लाइक होता है, ये मैंने बना रखा है, ये डिस्क शेप है, ठीक है। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट साइट होती है, देयर इज 1 mRNA बाइंडिंग साइट। इसमें एक mRNA बाइंडिंग साइट होती है, मैंने ये नोट्स बना रखा है, समझ लो यहाँ आकर के mRNA इससे बाइंड होता है। तो स्मॉलर यूनिट डिस्क शेप की है। और देखिए राइबोसोम में कुछ भी नहीं है, 2 चीज़ें हैं, rRNA और प्रोटीन। तो ये rRNA और प्रोटीन से मिलके बनती है, ठीक है। और मैंने आपको rRNA में पढ़ाया भी है कि प्रोकैरियोट की जो 30S यूनिट होती है उसके अंदर 16S rRNA होता है, और यूकैरियोट्स की जो 40S यूनिट होती है उसमें 18S rRNA होता है, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो rRNA प्रोटीन की यूनिट, और इसमें एक साइट होती है जहाँ mRNA आकर बाइंड करता है। तो ध्यान रखना, ट्रांसलेशन के प्रोसेस में mRNA हमेशा राइबोसोम में कहाँ आकर बाइंड करेगा, उसकी स्मॉलर यूनिट से, ठीक। उसके बाद बात करते हैं लार्जर यूनिट की। तो लार्जर यूनिट एक डोम शेप की होती है, इस तरह की बना रखी है, देखिए डोम शेप की लार्जर यूनिट है, ठीक है। इसके अंदर 3 चैम्बर होते हैं, 3 साइड्स यू कैन से,
देयर आर 3 tRNA बाइंडिंग साइट। mRNA हमेशा स्मॉलर यूनिट से बाइंड करेगा और tRNA हमेशा लार्जर यूनिट में आएगा। और इसमें आप देखो ये पूरा एक डोम शेप का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर 3 चैम्बर बना रखे, ये tRNA बाइंडिंग साइट होती है। ठीक है, इनकी साइट को ए साइट, पी साइट, ई साइट कहा जाता है। क्लियर? ठीक है, जरा सा और समझ लें तो इस सबसे इधर जो है ये ए साइट है। ए साइट पूरा नाम है अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज, सॉरी अमीनो एसाइल tRNA बाइंडिंग साइट। तो ये अमीनो एसाइल tRNA बाइंडिंग साइट है, मतलब ये वो साइट है जो यूँ समझिए राइबोसोम में एंट्री का एक गेट है। tRNA जब अमीनो एसिड लेकर आता है, मैंने बहुत पहले एक स्टोरी के फॉर्म में भी ये चीज़ बताई थी, तो tRNA जब अमीनो एसिड लेकर आता है तो वो राइबोसोम के अंदर चला आता है, तो उसकी जो एंट्री होती है, एंट्रेंस हमेशा ए साइट है। कोई भी नया tRNA जब आएगा तो ध्यान रखना वो हमेशा यहाँ पर ये ए साइट से आएगा, ये इधर से एंटर करेगा, ए साइड एंट्रेंस है। तो अमीनो एसाइल tRNA मतलब जो एक नया अमीनो एसिड लेकर के जो tRNA आ रहा है वो ए साइट पर आता है सबसे पहले। उसके जस्ट बीच में है पी साइट। पी साइट पूरा नाम है पेप्टाइडल tRNA बाइंडिंग साइट। पेप्टाइडल tRNA, ये tRNA वो tRNA जिसके पास कोई ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड है। तो जो ये tRNA एक नया tRNA ए में आ रहा है, उससे पहले जो tRNA आया होगा वो पी में मिलेगा, उसके पास पॉलीपेप्टाइड चेन जितनी बन चुकी है। तो ये इसमें हमेशा ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग tRNA होता है, इसलिए इसको पेप्टाइडल tRNA बाइंडिंग साइट कहते हैं। ये अभी मैकेनिज्म और समझ में आएगा अच्छे से। तो ए साइट फिर पी साइट, ठीक है, और ई साइट जो होता है एग्जिट साइट, ये जो है यहाँ से ये बाहर निकलने का रास्ता है। तो राइबोसोम इधर से एंटर करते हैं और इधर से बाहर निकल आते हैं। और जब ये एग्जिट से बाहर निकलते हैं तो यहाँ अमीनो एसिड इनके ऊपर नहीं लगा होता है। tRNA जो होता है, tRNA अपना अमीनो एसिड यहीं छोड़ करके बाहर जाएगा। तो इधर से जब वो एंट्री करता है तो वो चार्ज्ड tRNA होता है विद अमीनो एसिड। इधर से जब वो एग्जिट करेगा तो केवल डिस्चार्ज्ड tRNA होगा विदाउट अमीनो एसिड। तो इस तरह से एक प्रॉपर तरीका रहता है। और इसमें 3 चैम्बर हैं, पी साइट, ए साइट, ई साइट। ई साइट को कई बार रिकॉग्नाइज नहीं भी किया जाता है, यहाँ वैसे ज़्यादा काम होता नहीं। और पहले जो पुराने कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग 2 ही साइट मानी जाती है, पी और ए। आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी ने भी 2 ही चैम्बर का बात करी है, ए साइट, पी साइट। वैसे ई साइट में बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। इसमें केवल जो बाहर जाने वाला जो tRNA है विदाउट अमीनो एसिड डिस्चार्ज वो रहता है, वो निकल आता है, बस इतना सा काम है। बाकी इनकी वर्किंग अपन मैकेनिज्म में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो 3 चैम्बर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा देखिए, एक और चीज़ दिख रही है आपको, पी साइट के ठीक ऊपर एक टनल है जो राइबोसोम की इस बड़ी यूनिट से बाहर ओपन हो रही है, ठीक है। यहाँ एक टनल होती है, बीच वाला जो सेंट्रल चैम्बर है पी साइट, उससे खुलती है। ये जो टनल होती है एक्चुअली आप देखिएगा मैक्सिमम केस में राइबोसोम जो बाउंडेड होते हैं वहीं ज़्यादा काम होता है। और ये बाउंडेड राइबोसोम मेम्ब्रेन पर लगे होते हैं। और राइबोसोम जो मेम्ब्रेन पर बाउंड होता है, मेनली ईआर की मेम्ब्रेन पर और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, तो ये हमेशा अपने लार्जर यूनिट से बाइंड होते हैं। मतलब ये यूं ना होकर के यूं बाइंड होता है, ये लार्जर यूनिट से बाइंड होंगे और ये टनल जो है उस ईआर के अंदर ओपन होगी। मैंने ये डायग्राम देखो यहाँ बना रखा है, ये मैंने आरईआर का मेम्ब्रेन बना रखा ट्यूब, और उसके ऊपर राइबोसोम लगा रखा है। ये लार्जर यूनिट है, ये तो है लार्जर यूनिट, और ये है इसके स्मॉलर यूनिट। तो ये लार्जर और स्मॉलर राइबोसोम इस तरह से लगा हुआ है। ये पी साइट, ए साइट, ई साइट, और पी साइट की टनल से ये देखिए ये आरईआर में ये ओपन हो रहा है। इसका एडवांटेज क्या है, देखिए यहाँ जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी, अभी वो पूरा रेडी प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन बनाने में तो पॉलीपेप्टाइड में प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी तब बनता है। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी इज द लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड, तो इसमें भी और प्रोसेसिंग होगी तब प्रोटीन बनेगा। तो उसके लिए वो काम होता है ईआर में। तो क्या होता है, जैसे पॉलीपेप्टाइड कंप्लीट बन गई उसके बाद इसको पी साइट से ही इस टनल के थ्रू ईआर में पहुंचा दिया जाता है। तो ये टनल के थ्रू ओपन होते हैं और यहीं से ये पॉलीपेप्टाइड ईआर में आ जाएगी और यहीं इसकी प्रोसेसिंग होकर फिर फाइनल प्रोटीन बनेगा। इसलिए हमेशा पी साइट एक टनल के थ्रू ओपनिंग रहती है ईआर। उसका काम केवल एक पैसेज की तरह है। वो पॉलीपेप्टाइड जब पूरा बन जाएगा तो वो ईआर में यहीं से जाएगा। तो इस तरह से राइबोसोम की दोनों यूनिट का वर्किंग क्या है, उनका इंटरनल डिटेल थोड़ा सा ध्यान रखना है। एमआरएनए बाइंडिंग साइट कहाँ है, स्मॉलर यूनिट पर। टीआरएनए बाइंडिंग साइट कहाँ है, लार्जर यूनिट पर। लार्जर यूनिट में कितने टीआरएनए बाइंडिंग साइट है, 3 हैं, ठीक है। पुराने कंसेप्ट पे बात करेंगे तो 2 हो जाएगी। तो पी साइट और ए साइट तो हमेशा होनी ही होनी है, और यही 2 काम की। ई साइट से निकलने का रास्ता है, ठीक। तो ये राइबोसोम का एक आइडिया हमें पता रहना चाहिए। राइबोसोम में ये टनल का क्या रोल है, कैसे वो ईआर पर लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें
राइबोसोम की ये बातें हम सेल जब पढ़ते हैं, राइबोसोम जब पढ़ते हैं तब भी पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके बाद में। ये तो मैंने एक जनरल रिक्वायरमेंट और राइबोसोम की बात की। अब हम आते हैं मैकेनिज्म पर, कैसे आखिर ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द मैकेनिज्म। ट्रांसलेशन के पूरे प्रोसेस को हम 3 मेजर हिस्सों में बांट सकते हैं, 3 स्टेप्स कह सकते हो, और ये 1 बाय 1 होने वाली स्टेप नहीं है। ट्रांसलेशन की ये तीनों स्टेप पैरेलल चलती है, 3 स्टेप रन्स पैरेलल। देखिए सबसे पहले तो क्या होता है, जैसे हमने डीएनए रिप्लिकेशन पढ़ा और भी जगह पढ़ते हैं, तो आसपास कई तैयारियां चलती हैं। अब आपको प्रोटीन सिंथेसिस करना, तो आपको अमीनो एसिड चाहिए अच्छी खासी क्वांटिटी में, और वो साइटोप्लाज्म में है। तो सबसे पहले एक काम साइड में क्या करेंगे, इन अमीनो एसिड को एक्टिवेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, और इनको टीआरएनए पर लगाएंगे। तो अमीनो एसिड को एक्टिवेट करके टीआरएनए पर अटैच करने का ये काम पैरेलल चलेगा, और फिर हम प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस भी स्टार्ट करेंगे। तो ये 3 स्टेप का काम है, जो तीनों स्टेप एक साथ चलती है, एक के बाद एक नहीं होती है। सबसे पहली स्टेप रहती है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। ये साइटोप्लाज्म में पैरेलल चलती रहेगी, एंड तक चलेगी शुरू से लेकर। इसमें अमीनो एसिड को एटीपी के साथ कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। ये वही एंजाइम है जो अमीनो एसिड को टीआरएनए पर लगाता है, लेकिन ये शुरू में पहले इसको एक्टिवेट करवाएगा। तो ये एक एटीपी यूज करता है, अमीनो एसिड, एटीपी और ये एंजाइम सब मिलकर एक एक्टिव कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ठीक है, तो ये अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये एक एक्टिव कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, अब इस एक्टिव कॉम्प्लेक्स को टीआरएनए से अटैच किया जाएगा। अगला काम है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, लोडिंग ऑफ टीआरएनए, मतलब अमीनो एसिड को अल्टीमेटली टीआरएनए पर लोड करना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो एक्टिव कॉम्प्लेक्स है अमीनो एसिड एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, एएमपी इसलिए कि यहाँ से 2 फास्फेट हटा दिए तो वही एनर्जी यूज हो रही है। ठीक है, और यहाँ टीआरएनए आ गया, और टीआरएनए कौन सा लेंगे, बिना अमीनो एसिड वाला डिस्चार्ज। अब इसकी यहाँ चार्जिंग होगी, तो ऐसे में क्या होगा, इसको ये एंजाइम और ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, अमीनो एसिड को तो लगा देता है टीआरएनए पर। तो अमीनो एसिड टीआरएनए, इसको कहते हैं अमीनो एसाइल टीआरएनए, और ये चार्ज्ड टीआरएनए कहा जाएगा। बाकी इसके अलावा एएमपी और एंजाइम अलग हो जाएंगे, एंजाइम दोबारा काम आ जाएगा, एएमपी फिर से एटीपी में बदला जाएगा। तो ये जो 2 चीजें हैं ये पैरेलल, ये दोनों साथ साथ चलेगी। अमीनो एसिड एक्टिव करेंगे और टीआरएनए पर अटैच करेंगे। तो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ये 2 काम। अब इसी के पैरेलल में तीसरा चीज भी शुरू हो जाता है, और ये तीनों चीजें फिर पैरेलल चलेंगी। एंड द थर्ड स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब हम पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे। हमने टीआरएनए को तैयार कर लिया, अमीनो एसिड एक्टिव करके लगा दिया। नाउ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, एंड दिस इज द मेन एंड लॉन्गेस्ट स्टेप। ट्रांसलेशन की 3 स्टेप में सबसे बड़ी स्टेप यही है, और सबसे मेन स्टेप भी यही है। ठीक है, ये स्टेप उन 2 स्टेप के बाद में नहीं हो रही है, दोनों के पैरेलली चलेगी। मतलब जब पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है तो साथ में अमीनो एसिड भी एक्टिव हो रहा है और टीआरएनए भी रेडी हो रहा है, ये काम साथ साथ चलेगा। तभी लगातार टीआरएनए अमीनो एसिड लेके आएंगे यहाँ पर, और यहाँ हम यूज करेंगे उसको। ठीक है, नाउ इसको फिर से हम 3 छोटी स्टेज में डिवाइड करेंगे। पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन इज फर्दर डिवाइड इनटू 3 सब स्टेप्स, और ये रहती है इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। जैसे हमने ये चीज ट्रांसक्रिप्शन में भी इसी तरह की चीज पढ़ी, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, ठीक वैसा ही है। तो बिल्कुल वही काम की पहले शुरुआत होगी, कैसे स्टार्ट करना है, फिर वो कैसे प्रोसीड करेगा इलोंगेशन, और एंड कैसे करना है टर्मिनेशन। जनरल से 3 स्टेप्स हैं। अब देखो इनिशिएशन में सबसे पहले क्या होता है, इनिशिएशन में सारी जरूरी चीजें जोड़ करके एक स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। अब क्या क्या चाहिए, राइबोसोम की दोनों यूनिट भी बिखरी हुई हो सकती है। तो सबसे पहले तो राइबोसोम, एमआरएनए और टीआरएनए, इनको कलेक्ट करके एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। आपको ये भी कहा था कि एमआरएनए में फर्स्ट कोड इनिशिएशन कोडोन है, AUG, मेथियोनिन लाता है जो। एक्चुअली देखो प्रोटीन सिंथेसिस में नेचर ने कुछ सिस्टम, कुछ रूल बना रखे हैं, यूँ मान लो। जैसे में नेचर ने फिक्स कर रखा है कि फर्स्ट अमीनो एसिड मेथियोनिन ही लगाएंगे। क्यों है उसका थोड़ा बहुत रीजन में समझ में आएगा। और इसीलिए मेथियोनिन वाला जो टीआरएनए होता है, जो AUG का एंटीकोडोन जिसके पास होगा, AUG से मेथियोनिन आता है, वो मेथियोनिन लेकर आएगा। तो देखो इनिशिएशन में सबसे पहले क्या करते हैं, राइबोसोम की यूनिट्स, एमआरएनए एंड टीआरएनए ऑफ इनिशिएशन कोडोन कंबाइंस टुगेदर। इन तीनों चीजों को कंबाइंड करके एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना दे। ठीक है,
ये जितने भी तीनों स्टेप्स है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, इसमें दो बातें कॉमन रहेगी, ध्यान रखना। सबसे पहले तो तीनों स्टेप में एनर्जी की जरूरत है, हर स्टेप में एनर्जी चाहिए और एनर्जी जीटीपी के फॉर्म में आएगी। एटीपी तो बस शुरू में लगा अमीनो एसिड को एक्टिव करने में, अब जीटीपी लगेगा। तीनों स्टेप में जीटीपी यूज होंगे, ठीक है। और तीनों स्टेप में प्रोटीन फैक्टर चाहिए जो काम में हेल्प करेंगे, प्रोटीन फैक्टर भी तीनों में चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए इनिशिएशन स्टेप की रिक्वायरमेंट क्या क्या हुई। रिक्वायरमेंट एक तो एनर्जी फॉर्म जीटीपी, दूसरा है प्रोटीन फैक्टर। ये प्रोटीन फैक्टर है जिनको हम इनिशिएशन फैक्टर भी कह सकते हैं, आईएफ, इनिशिएशन फैक्टर, ठीक है। तो इनिशिएशन स्टेप में काम आ रहा है तो इनिशिएशन फैक्टर। प्रोकैरियोट यूकैरियोट में फैक्टर अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट फैक्टर के नाम तो ध्यान रखने ही है। प्रोकैरियोट्स के अंदर 3 टाइप्स के इनिशिएशन फैक्टर हैं, IF1, IF2, IF3। IF इनिशिएशन फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3। और यूकैरियोट्स में और ज्यादा है, 10 टाइप्स। और यूकैरियोट्स के फैक्टर को EIF लिखते हैं, एक स्मॉल ई और लगा देते हैं, स्मॉल ई EIF1, EIF2, इस तरह से 10 होते हैं, ठीक है। तो इसमें 10 टाइप के फैक्टर है, इसमें 3 टाइप के फैक्टर है। हम प्रोकैरियोट के फैक्टर पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि प्रोकैरियोटिक मैकेनिज्म इजी रहता है, ज़्यादातर वही पूछा जाए। यूकैरियोट्स के मैकेनिज्म में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़े फैक्टर ही अलग हैं, बाकी कुछ भी नहीं। तो देखिए इनिशिएशन का काम क्या हुआ, राइबोसोम के यूनिट्स, mRNA और इनिशिएशन कोडोन का tRNA, ये सब कंबाइंड होकर एनर्जी जीटीपी और ये प्रोटीन फैक्टर की हेल्प से एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब ये सब जुड़ते कैसे हैं, ये सब ऐसे ही नहीं जुड़ जाएंगे, ये भी स्टेप बाय स्टेप होता है। मतलब इनिशिएशन में भी देखा जाए तो अंदर 3 स्टेप में काम हो रहा है। सबसे पहले क्या है, राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट। देखिए mRNA आया न्यूक्लियस से बनकर, तो ये mRNA बाइंडिंग साइट कहाँ है, राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट पर। तो सबसे पहला काम तो ये होता है कि राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट और mRNA आपस में कंबाइंड होते हैं, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हुआ, स्मॉलर यूनिट और राइबोसोम और mRNA कंबाइंड होंगे, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है, कायदे से लार्जर यूनिट लग जानी चाहिए ताकि राइबोसोम पूरा बन जाए। लेकिन इससे पहले कि लार्जर यूनिट लगे, जो फर्स्ट tRNA है जो मिथियोनिन लेके आता है, AUG पर बाइंड होता है इनिशिएशन कोडोन पर, उसको बड़ी जल्दी मची रहती है, वो पहले आ जाता है। तो फर्स्ट tRNA विद मिथियोनिन जैसे स्मॉलर यूनिट और mRNA बाइंड हुए, ठीक वहां पर अब अपने mRNA के इनिशिएशन कोड पर tRNA आके खड़ा हो जाता है, एक एडेप्टर की तरफ फिट हो जाता है। tRNA का एंटी कोडोन और उसका जो कोड दोनों पेयरिंग करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो एक तरह से सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, फर्स्ट tRNA ऑफ इनिशिएशन कोडोन आकर लगा और उसके बाद फिर राइबोसोम की लार्जर यूनिट लग जाती, थर्ड स्टेप। इनिशिएशन के अंदर भी 3 स्टेप हो गए और राइबोसोम की जब लार्जर यूनिट लगती है तो ऊपर से ऐसे कैप की तरफ फिट हो जाती है। तो स्मॉलर यूनिट और mRNA लगा, फिर tRNA आकर खड़ा हुआ और उसके ऊपर लार्जर यूनिट आकर लग गई, ठीक है। और इस तरह से पूरा एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना। समझ में आई कुछ बात, ये एक पूरा तरीका होता है। एक्चुअली क्या है, देखिए ये जो प्रोसेस जिस तरह से डेवलप हुआ, इसको देखकर ऐसा ही लगता है कि शायद नेचर ने भी सोचा होगा कि फर्स्ट कोड को हम रीड नहीं कर पाए। कोड की रीडिंग जो होती है वो राइबोसोम और tRNA मिलकर करते हैं, और अभी तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन ही रहा है, तो पहला वाला कोड रीड नहीं हो पाएगा। इसलिए नेचर ने फर्स्ट कोड और फर्स्ट अमीनो एसिड फिक्स कर दिया, चाहे किसी प्रोटीन में ज़रूरत हो या नहीं हो, लेकिन फर्स्ट तो मिथियोनिन ही आएगा। उसका कोड भी AUG फिक्स कर दिया ताकि क्या इसको रीड नहीं करना पड़े। और जो AUG का tRNA है जो मिथियोनिन लेके आता है, उसको पहले बोल दिया गया कि भैया तेरे को कोई बुलाएगा नहीं, आप तो बस काम प्रोसेस शुरू होते अपने आप ही आ जाना बाय डिफॉल्ट। इसलिए आप देखिए फर्स्ट tRNA शुरू से तैयार रहता है, ठीक है। उसको पता है कि भाई बुलाए नहीं बुलाए, मुझे तो जाना ही है, फर्स्ट वाला तो अमीनो एसिड मिथियोनिन ही आना है, ठीक है। अब ये बात थोड़ी ना है कि नेचर के सारे प्रोटीन मिथियोनिन से शुरू होते होंगे, नहीं, अलग अलग अमीनो एसिड से होते हैं, लेकिन सिंथेसिस में मिथियोनिन से ही आएंगे। हाँ, पॉलीपेप्टाइड बनने के बाद अगर आपको मिथियोनिन नहीं चाहिए तो हटा देना, लेकिन स्टार्टिंग तो उसी से करनी पड़ेगी। ये एक रिजिडिटी, और इसीलिए इनिशिएशन कोडोन AUG रहता है और उसका tRNA भी बिल्कुल तैयार रहता है। अब फर्स्ट tRNA के बाद अगले tRNA तो कॉलिंग से आते हैं, जो कोड होगा उसका tRNA, क्योंकि हर कोड के लिए अलग अलग tRNA, कोड के अकॉर्डिंग tRNA आएंगे, लेकिन फर्स्ट वाला फिक्स है, वो हर बार आएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि फर्स्ट कोड रीड नहीं होता, वो फिक्स है, तो tRNA बाय डिफॉल्ट आके लग जाता है। और जब राइबोसोम की बड़ी यूनिट उसके ऊपर आकर लगी
तो आप देखिए ऊपर से फिट हो रही है। राइबोसोम की बड़ी यूनिट में 3 चैम्बर बताए मैंने कि ये जिस तरह से आके फिट होगी तो वो टीआरएनए जो खड़ा है वो सीधा उसके बीच वाले सेंट्रल चैम्बर यानी पी साइड पर आकर लगता है। इसको जरा हम डायग्रामेटिकली समझेंगे सारा प्रोसेस। तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे बना, तो मैंने आपको बताया 3 स्टेप में बना। देखो कैसे। सबसे पहले देखिए क्या हुआ, राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट 30S या 40S, प्रोकैरियोट होगा तो 30S, यूकैरियोट होगा तो 40S, और ये एमआरएनए। मैंने एमआरएनए बना रखा 5 to 3, और ये फर्स्ट कोड मैंने AUG लिख रखा, लास्ट कोड टर्मिनेशन कोड होने जो कोई सा भी हो सकता है। ये दोनों कंबाइंड होते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप देखिए इसमें थोड़ा सा हम एक स्टेप और आगे जा रहे हैं, और ये कैसे कंबाइंड होते हैं इसकी भी स्टडी की गई। तो पता चला कि एमआरएनए में हम लोग बहुत टाइम तक ये समझते रहे कि एमआरएनए की जो शुरुआत होती है तो फर्स्ट पर एक इनिशिएशन कोडोन है AUG, बट ऐसा नहीं है। इनिशिएशन कोडोन AUG से तो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, पॉलीपेप्टाइड की इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है, लेकिन एमआरएनए तो आगे भी है, और एमआरएनए का कुछ हिस्सा इस इनिशिएशन कोडोन से आगे निकला रहता है और वहां भी न्यूक्लियोटाइड है। मतलब जितने एमआरएनए का मतलब पहले क्या मानते थे कि एमआरएनए में स्टार्ट इनिशिएशन कोडोन और एंड टर्मिनेशन कोडोन, इसके बीच में पूरी इंफॉर्मेशन है कोडेड। अब हमें पता चला है कि एमआरएनए तो बड़ा होता है और इनिशिएशन कोडोन के आगे भी न्यूक्लियोटाइड है, टर्मिनेशन के बाद भी न्यूक्लियोटाइड है, लेकिन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इनिशिएशन से टर्मिनेशन के बीच में ट्रांसलेशन इतने का ही होगा। और इनिशिएशन कोडोन के आगे जो हिस्सा है एमआरएनए का, वहां जो न्यूक्लियोटाइड है, वहां हमें एक ऐसी सीक्वेंस मिली प्रोकैरियोट्स में जिसको हम कहते हैं साइने-डेलगार्नो सीक्वेंस, SD सीक्वेंस। और ये जो इनिशिएशन कोडोन के आगे जो थोड़ा सा निकला हुआ पार्ट है यहाँ पर, ये इसको राइबोसोम की यूनिट से अटैच करने में हेल्प करता है, ठीक है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट देखिए मैं लिख रखा है, बिफोर इनिशिएशन कोडोन a specific sequence is present which is known as SD sequence, साइने-डेलगार्नो सीक्वेंस। ये साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग रखा हुआ छोटी सी सीक्वेंस है। कहाँ होगी? एमआरएनए में इनिशिएशन कोडोन के भी आगे 5th एंड की तरफ। ये प्रोकैरियोट में है। यूकैरियोट में ऐसा नहीं है। यूकैरियोट में तो मैंने आपको पहले बताया था, प्रोसेसिंग में हम क्या लगाते हैं, एक कैप लगाते हैं, 7-मिथाइल गुआनोसिन की कैप। वो कैप इनिशिएशन कोडोन के आगे होती है। तो इनिशिएशन कोडोन के आगे कुछ तो है जो इसको राइबोसोम से जोड़ने में हेल्प करेगा। अब राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट जो है, इसके अंदर जो RRNA होगा, मैंने आपको बताया 30S की यूनिट है तो 16S RRNA होता है, और 40S की राइबोसोम यूनिट में 18S होता है। प्रोकैरियोट की अगर बात करें तो SD सीक्वेंस प्रोकैरियोट में है, तो राइबोसोम के अंदर जो 16S RRNA होगा उसके अंदर एक सीक्वेंस होती है जो उस SD सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंट्री होती है, और वो यहाँ लगती है। तो वो SD सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंट्री, उसको हम एंटी-SD ASD सीक्वेंस कहते हैं। तो ये सीक्वेंस और इधर इसकी जो SD सीक्वेंस है ये कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये दोनों पेयरिंग कर जाती है, और इनके पेयरिंग करने से ही ये जुड़ता है, ठीक है। तो इन 16S RRNA of 30S unit have a complementary sequence known as anti-SD sequence ASD। उधर SD सीक्वेंस है, इधर ASD सीक्वेंस, और SD और ASD सीक्वेंस के बीच में पेयरिंग होगी, और तभी ये दोनों इस तरह से देखो जुड़ गए। यहाँ जो यहाँ थी वो साइड, तो उसी के SD सीक्वेंस से ये जुड़ गए। तो मैंने ये बना रखा है कि ये तो डोम शेप का, सॉरी डिस्क शेप का स्मॉलर यूनिट, और इससे एमआरएनए जुड़ा हुआ है, ठीक है। यूकैरियोट्स में क्या होता है, SD सीक्वेंस नहीं है, कैप है 7-मिथाइल गुआनोसिन की, तो उसी का कॉम्प्लीमेंट्री हिस्सा इधर होगा और ये दोनों पेयरिंग कर जाएंगे। मतलब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में ही राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट और एमआरएनए को अटैच करने के लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट है। तो फिर से ध्यान रखिएगा, एमआरएनए में इनिशिएशन कोडोन के आगे भी थोड़ी सी सीक्वेंस होती है, उसमें एक SD सीक्वेंस पाई जाती है, ठीक है। प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में कैप होती है, ठीक है। इनका कॉम्प्लीमेंट्री हिस्सा मिलता है राइबोसोम में प्रेजेंट RRNA, जो कि प्रोकैरियोट में 16S RRNA है, तो उसके अंदर एंटी-SD सीक्वेंस है, जो इनकी पेयरिंग देखिए, पेयरिंग बिटवीन SD एंड ASD सीक्वेंस, और नहीं तो ये 7-मिथाइल गुआनोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री होगा यूकैरियोट्स के अंदर 18S RRNA, वो दोनों पेयरिंग करके जुड़ेंगे। तो थोड़ा सा हमने एक स्टेप आगे चले, थोड़ा सा फर्दर, और हमने ये देखने की कोशिश की ये कंबाइंड कैसे होते। तो ये सबसे पहली स्टेप होती है कि ये दोनों कंबाइंड हो गए। यहाँ पर प्रोकैरियोट का मैंने एक फैक्टर भी लिखा है IA3 फैक्टर काम आता है। यूकैरियोट के फैक्टर बहुत ज़्यादा है, 10 हैं, उनको न भी ध्यान रखोगे तो चलेगा, प्रोकैरियोट के ध्यान रख सकते हो। तो ये फैक्टर इनको पेयरिंग करने में हेल्प करता है, और ये दोनों जुड़े तो देखो कॉम्प्लेक्स का नाम क्या बना,
30S ऑब्लिक 40S, क्योंकि दोनों में से कोई एक होगी, 30S या 40S mRNA कॉम्प्लेक्स। तो राइबोसोम की यूनिट और mRNA का एक इनिशियल कॉम्प्लेक्स बना। तो इनिशिएशन की भी ये पहली स्टेप हुई। अब मैंने इसके बाद क्या बताया था कि जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बना, अब इसके बाद में फर्स्ट टीआरएनए आकर लगेगा, पहला टीआरएनए आकर लगेगा। तो देखो क्या होगा, अब इसके आगे ये मैंने एरो बना रखा है, मतलब इसी स्टेप के आगे चल रहे। नेक्स्ट डायग्राम देखिए, आगे क्या हुआ, आगे ये रहा, ठीक है। अब ये एरो वो उधर से आ रहा है। अब हमने लिखा है यहाँ पर टीआरएनए ऑफ इनिशिएशन कोडोन बाइंड्स। अब यहाँ पर इनिशिएशन कोडोन का टीआरएनए आकर बाइंड होगा, ये टीआरएनए बना रखा है देखे। अब एयूजी अगर इनिशिएशन कोडोन है तो उसका एंटी कोडोन होगा यूएसी, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो देखिए यूएसी कंटेनिंग टीआरएनए मिथ्योनिन लग रहा है, और जब भी टीआरएनए जाकर के एमआरएनए के कोड पर पेयरिंग करेगा तो उसको एनर्जी भी चाहिएगी, इसलिए हमेशा जीटीपी जरूर लगेगा, तो एक जीटीपी यूज होगा। तो जब भी टीआरएनए एमआरएनए पर पेयरिंग करने जाएगा तो हर बार एक जीटीपी लगेगा, ध्यान रखना, हर टीआरएनए के साथ, ठीक है। और यहाँ पर फैक्टर IF2 काम आएगा, उल्टा चलता है, फर्स्ट वाले में IF3 था, अब सेकेंड स्टेप में IF2, ठीक है। इन सब की हेल्प से ये टीआरएनए देखिए यहाँ के जुड़ गया। तो ये जो हमने कॉम्प्लेक्स बनाया था ये रहा, अब इसी पे टीआरएनए आकर खड़ा हो गया। तो ये डायग्राम ऐसा दिखेगा, ये देखो टीआरएनए लगा हुआ है मिथ्योनिन वाला, ठीक है। अब यहाँ एक चीज आपको और ध्यान रखनी, एडिशनल, ये मैंने यहाँ पर लिख रखी एडिशनल, ठीक है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में मार्जिनल डिफरेंस है। यहाँ फर्स्ट अमीनो एसिड जो लगता है वो हम बार बार कह रहे हैं मिथ्योनिन है, लेकिन प्रोकैरियोट में थोड़ा सा ये डेराइव्ड फॉर्म में आता है, इसमें एक एडिशनल फॉर्माइल ग्रुप लगा रहता है, केमिस्ट्री में सुना होगा आपने फॉर्माइल ग्रुप। तो इन प्रोकैरियोट फर्स्ट अमीनो एसिड इज फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन, फर्स्ट अमीनो एसिड मिथ्योनिन ना होकर के फॉर्माइलेटेड, थोड़ा सा डेरिवेटिव डेराइव्ड फॉर्म होता है फॉर्माइलेटेड। यूकैरियोट में ऐसा नहीं है, इन यूकैरियोट्स नॉर्मल मिथ्योनिन होता है। तो यूकैरियोट्स में तो मिथ्योनिन ही आता है, प्रोकैरियोट्स में फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन आता है। और क्यों आता है इसका बहुत लॉजिकल रीजन अभी भी नहीं मालूम, जो ऑब्जर्व हुआ है वो बता रहे हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट में यहाँ एक डिफरेंस है, फर्स्ट अमीनो एसिड मिथ्योनिन होगा, लेकिन प्रोकैरियोट में फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन और यूकैरियोट्स में नॉर्मल मिथ्योनिन, और वो टीआरएनए आकर के इस तरह से बाइंड कर देगा। अब देखो इस कॉम्प्लेक्स का मुझे अगर नाम लिखना रहा तो मैं कैसे लिखूंगा, अब प्रोकैरियोट यूकैरियोट का अलग अलग नाम लिखेंगे। प्रोकैरियोट का कैसा आएगा, 30S टीआरएनए, और देखो मैंने लिखा एफ मैथ। एफ मैथ का मतलब क्या हुआ, फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन, उसको शॉर्ट में लिखा है एफ मैथ मिथ्योनिन, एमआरएनए कॉम्प्लेक्स। तीनों चीजों को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स का नाम बना दिया, 30S टीआरएनए एमआरएनए कॉम्प्लेक्स, और टीआरएनए पर कौन सा, फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन। यूकैरियोट होगा तो क्या होगा, 30 की जगह हो जाएगा 40S, 40S टीआरएनए मिथ्योनिन एमआरएनए कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये दोनों चीजें कॉम्प्लेक्स को आप दोनों में से कोई भी नाम दे सकते हो, यूकैरियोट प्रोकैरियोट क्या बोले। उसके बाद मैंने कहा था कि इसके बाद लास्ट काम रहता है राइबोसोम की लार्जर यूनिट ऊपर आकर के अटैच होकर के पूरा कॉम्प्लेक्स बनाती है, ठीक है। तो राइबोसोम की लार्जर यूनिट ये देखिए, ये लार्जर यूनिट है, 50S हो सकती है या 60S। ये लार्जर यूनिट अब ये जो है इसके ऊपर आकर ऐसे फिट होगी तो ये ऐसा हो जाएगा, देख रहे हो, ये लार्जर यूनिट इस पर लगी, और लार्जर यूनिट इस तरह से बाइंड हुई कि ये जो फर्स्ट टीआरएनए था ये सीधा कौन से सेल चैम्बर में आया, पी साइट में, और ये जरूरी है, इसीलिए पहले टीआरएनए को लगाया। ये बहुत सोच समझ के मैकेनिज्म बना है, पहले टीआरएनए इसीलिए लगाए ताकि वो सीधा पी में आए। और ये ध्यान भी रखना है, larger unit of ribosome binds in such a way that first tRNA directly comes in P site। ये आ गया, ठीक है। तो अब ये तो इनिशिएशन कोडोन था, उसके बाद का जो अगला कोड होगा वो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली किस में आ गया, ए साइट में, और ए साइट अभी वैकेंट है। ये कहलाता है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर फैक्टर IF1 काम आ जाएगा। तो प्रोकैरियोट के मैंने तीनों फैक्टर बताया, IF3, IF2, IF1, और ये इस तरह से पूरा राइबोसोम बन गया। फर्स्ट टीआरएनए भी लगा हुआ है, एमआरएनए भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम देखिए क्या बनता है, 30S के ऊपर 50S और लग गया तो राइबोसोम हो गया 70S। 70S टीआरएनए फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन एमआरएनए कॉम्प्लेक्स। यूकैरियोट के लिए क्या बोलेंगे, 80S टीआरएनए मिथ्योनिन एमआरएनए कॉम्प्लेक्स। वहां 70S हो जाएगा या 80S हो जाएगा, या फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन या नॉर्मल मिथ्योनिन, एक दो चीजों का डिफरेंस, ठीक है। इतना सारा नाम बोलने के बजाय कॉमन वे में बोला जाए तो इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलेंगे,
ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से सारी चीजें जोड़ करके हमने एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक है। तो बिल्कुल एक स्टोरी की तरह ध्यान रखना, इनिशिएशन कैसे हुआ, तो स्मॉलर यूनिट और एमआरएनए कंबाइंड हुए, फिर फर्स्ट टीआरएनए आकर लगा और उसके बाद राइबोसोम के लार्जर यूनिट ऊपर से लग गई। तो इस तरह से एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। ये पूरा एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना। अब इसके बाद आगे इलोंगेशन का पार्ट शुरू होता है। आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट टीआरएनए सीधा कौन सी साइट में आया, पी साइट में। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि एज वी नो दैट एंट्री इन राइबोसोम इज ऑलवेज थ्रू ए साइट। क्या बताया था कि एंट्री हमेशा ए साइट से होगी। एंट्री इन राइबोसोम, एंट्री ऑफ टीआरएनए इन राइबोसोम इज ऑलवेज थ्रू ए साइट, देन हाउ द फर्स्ट टीआरएनए डायरेक्टली कम्स इन पी साइट। तो इसका जवाब देना आना चाहिए। तो हम इसके रिप्लाई में क्या लिखेंगे कि फर्स्ट टीआरएनए नेवर एंटर्स इन राइबोसोम एंड इन फैक्ट फर्स्ट टीआरएनए बाइंड्स even before the binding of larger unit, that's why it directly comes in P site। समझ में आ गया बात। अब इसके बाद लेकिन जो टीआरएनए आएगा वो ए साइट से एंटर होगा। और देखिए ये हमने क्यों करा ऐसा अरेंजमेंट, इसका फायदा क्या हुआ। फर्स्ट वाले को सीधा पी पे पहुंचा दिया तो सेकंड वाला कोड अपने आप ए पर आएगा, और सेकंड कोड का जो टीआरएनए होगा, ताकि अगले टीआरएनए के आने की जगह है ना आपके पास, अब उसको ए साइट में खड़ा कर सकते हैं। इसलिए नेक्स्ट टीआरएनए भी आराम से आ जाएगा और वो ए साइट पर आकर खड़ा होगा। इसलिए पहले वाले को पी पे लगाया गया ताकि सेकंड ए चैम्बर खाली रहे और उस पर अगला कोड और अगला टीआरएनए आ सके, ठीक है। तो ये तो इनिशिएशन का पार्ट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। इनिशिएशन हो गया, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। अब इलोंगेशन होगा। अब पॉलीपेप्टाइड चेन बनना शुरू हो गया। रियल में चेन बनेगी इलोंगेशन। अभी तो केवल हमने सबको जोड़ के इकट्ठा किया है, कॉम्प्लेक्स बनाया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज इलोंगेशन। इलोंगेशन की जो स्टेप, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन में सबसे लंबी स्टेप इलोंगेशन ही होगी। और ये तब तक चलती जब तक कि पूरा पॉलीपेप्टाइड ना बन जाए, ठीक है। और इस स्टेप में क्या होता है, अमीनो एसिड्स आर एडेड वन बाय वन। सारे एक साथ एक बार में एक अमीनो एसिड, एक एक करके अमीनो एसिड टीआरएनए लेके आएंगे और वो ऐड किए जाएंगे और पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएगी। तो इलोंगेशन, जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शन में भी इलोंगेशन में ही मेन आरएनए बना था, यहाँ ट्रांसलेशन में इलोंगेशन में मेन पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया हर स्टेप में एनर्जी और प्रोटीन फैक्टर चाहिए, जैसे इनिशिएशन में भी चाहिए थे। तो इलोंगेशन की भी रिक्वायरमेंट अगर देखेंगे तो यहाँ भी एनर्जी फॉर्म जीटीपी चाहिए तो, ठीक है। अब आपको कहा जाए इनिशिएशन में जीटीपी कहाँ लगा, तो इनिशिएशन में जीटीपी कहाँ लगा, वो जो टीआरएनए था फर्स्ट वाला, उस टीआरएनए को एमआरएनए से पेयरिंग कराने में लगा। अब यहाँ इलोंगेशन में भी जीटीपी लगेगा, भी आगे बताते कहाँ लगेगा। और इसके अलावा यहाँ भी प्रोटीन फैक्टर चाहिए। इनिशिएशन के फैक्टर को, इनिशिएशन के स्टेप के फैक्टर को इनिशिएशन फैक्टर बोला, तो यहाँ बोलेंगे इलोंगेशन फैक्टर। अब ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट में अलग अलग फैक्टर है। प्रोकैरियोट में इलोंगेशन फैक्टर 3 है, जिसको बोला जाएगा EFTU, EFTS, EFG। EF का मतलब है इलोंगेशन फैक्टर। तो EFTU, EFTS, EFG ये नाम ध्यान रखना। ये प्रोकैरियोट के 3 इलोंगेशन फैक्टर हैं। यूकैरियोट्स में 2 ही इलोंगेशन फैक्टर होते हैं और उसमें एक स्मॉल ई लगा देते हैं, EEF1 और EEF2। स्मॉल ई इज फॉर यूकैरियोट, ठीक है। प्रोकैरियोट में 3 और यूकैरियोट में 2। इनिशिएशन में क्या हो रहा था, प्रोकैरियोट के 3 और यूकैरियोट में 10 थे। यहाँ तो 2 ही रह गए, प्रोकैरियोट में 3 है। ये इलोंगेशन फैक्टर, ये तो रिक्वायरमेंट हुई। अब देखो इलोंगेशन का काम चलेगा कैसे। हमेशा ऐसे प्रोसेस जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन जैसे प्रोसेस हैं, इलोंगेशन सबसे लंबा रहता है और ये बार बार रिपीट होने वाला प्रोसेस है। इट्स ए साइक्लिक प्रोसेस, एक साइकिल फॉर्म में चलेगा, ठीक है। मैं अगर आपको ओरली इन ब्रीफ समझाना चाहूँ, डायग्राम से भी समझेंगे। इसमें होता क्या, 3 स्टेप होते हैं। जैसे ये जो इनिशिएशन आपका ये बना कॉम्प्लेक्स, अब इसके आगे काम शुरू होगा इलोंगेशन। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए फर्स्ट टीआरएनए तो लगा, सेकंड कोड कहाँ है, ए साइट में। तो सबसे पहला काम होता है कि सेकंड कोड जो है ए साइट पर, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको रीड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप होती है इलोंगेशन की, कोडोन रिकॉग्नाइजेशन इन ए साइट, ठीक है। अब ये जो कोड होगा, इसका जो रेस्पेक्टिव टीआरएनए होगा उसको बुलाया जाए। तो उसका टीआरएनए आएगा विद अमीनो एसिड, वो ए में एंटर करेगा अंदर से यहाँ, और वो आकर के अपने इस जेनेटिक कोड से उसका एंटी कोडोन पेयरिंग करके बाइंड कर जाएगा। ये कोडोन रिकॉग्नाइजेशन हो गया पहला काम। मतलब कोड रीड किया ए साइड का, टीआरएनए आया
और वो ए साइट में आकर के पेयरिंग कर जाता है। मैंने आपको बताया था कि जब भी टीआरएनए एमिनो एसिड एमआरएनए के कोड पर पेयरिंग करेगा तो एनर्जी चाहिए, तो यहाँ भी जीटीपी चाहिएगी। जैसे शुरू में यहाँ चाहिए थे तो वापस अगला टीआरएनए ला रहे हो तो वहाँ भी चाहिएगी, ठीक है। तो जीटीपी यूज करता वो आके कोड पे बाइंड हो गया। तो ये हमारा पहला काम होता है, कोडोन रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है, देखिए नेक्स्ट स्टेप जो रहेगी वो कोडोन रिकॉग्नाइजेशन। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होती है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। कोडोन रिकॉग्नाइजेशन में जो मैंने आपको बताया कि ये क्या लिखा, नेक्स्ट कोडोन ऑन ए साइट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड एन एप्रोप्रिएट टीआरएनए विद अमीनो एसिड एंटर्स इन राइबोसोम एंड गेट पेयर्ड विद जेनेटिक कोड, ठीक है। तो ये जेनेटिक कोड से पेयरिंग कर जाएगा और यहाँ चाहे तो और लिख सकते हैं बाय यूजिंग जीटीपी, कि जीटीपी भी यूज करेगा कोडोन रिकॉग्नाइजेशन। अब मैं इसको आपको डायग्राम से बताता हूँ। देखिए तीनों स्टेप को हम डायग्राम से समझ सकते हैं। ये मैंने डायग्राम बना रखा है। ये है राइबोसोम का आपका इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, याद कीजिए। वैसे ये वही पी साइट पर मिथ्योनिन वाला टीआरएनए लगा हुआ है और ये एमआरएनए। अब हमने अगला कोड रीड किया और ये टीआरएनए नेक्स्ट वाला इसमें जा रहा है, तो ये जीटीपी यूज करेगा, कोडोन रिकॉग्नाइजेशन। अब यहाँ फैक्टर कौन से काम आते हैं वो भी साथ साथ ध्यान रख लें। इलोंगेशन के फैक्टर बताए थे, प्रोकैरियोट में 3 है, तो उसमें से 2 तो यही काम आएंगे, EFTU EFTS, और यूकैरियोट का एक फैक्टर है EEF2। मतलब प्रोकैरियोट होगा तो ये दोनों फैक्टर, यूकैरियोट होगा तो ये फैक्टर। इन फैक्टर की हेल्प से और जीटीपी की हेल्प से कोड जो रीड किया है वो टीआरएनए यहाँ गया, और देखिए अगला जो डायग्राम है, अब ये टीआरएनए यहाँ खड़ा हो गया, पेयरिंग हो गई, तो ये कोडोन रिकॉग्नाइजेशन हो गया। अब आप देखो इस स्टेज पर, इस कोडोन रिकॉग्नाइजेशन के बाद पहला वाला टीआरएनए यहाँ पर है मिथ्योनिन वाला, और अगला और टीआरएनए आ गया नेक्स्ट अमीनो एसिड लेकर, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट काम होता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, सेकंड स्टेप, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। इस स्टेप में एज सच कोई प्रोटीन फैक्टर काम नहीं आएगा, ये स्टेप आरएनए खुद करता है। यहाँ कोई एंजाइम नहीं है। बॉन्ड बनाने में नॉर्मली एंजाइम चाहिए होते सेल में, लेकिन ये एक ऐसा बॉन्डिंग होगी जहाँ एंजाइम नहीं है और आरएनए खुद ही एंजाइम की तरह काम करता है। और जब हमने कहा था आरएनए खुद एंजाइम की तरह काम करता है, उसको राइबोजाइम कहते हैं। तो यहाँ क्या होता है, ये जो राइबोसोम की जो बड़ी वाली यूनिट है, इसके अंदर जो आरएनए है, स्मॉलर यूनिट लार्जर दोनों में आरएनए है, और मैंने ये बता भी रखा है कि लार्जर यूनिट में कौन कौन से आरएनए होते हैं। अब ये याद होना चाहिए, प्रोकैरियोट के अंदर लार्जर यूनिट है 50S की, उसके अंदर कितने टाइप के आरएनए, 2 टाइप्स, एक तो 23S आरएनए और एक 5S आरएनए, 3 होते हैं टोटल, जिसमें 16S स्मॉलर यूनिट में होता है, 23S और 5S आरएनए लार्जर यूनिट में। यूकैरियोट्स में लार्जर यूनिट में 3 होते हैं, 28S आरएनए, 5.8S आरएनए और 5S आरएनए, ठीक है। तो जो आपकी प्रोकैरियोट्स का जो 23S आरएनए लार्जर यूनिट का, और यूकैरियोट्स में उधर कौन है 28S, ये जो बड़े वाले आरएनए हैं, ये दोनों एंजाइम की तरह काम करेंगे और यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बनवाएंगे। इसमें क्या करते हैं, वो पी साइड के अमीनो एसिड को यहाँ से हटा करके उठाकर इसके ए के आगे लगा देते हैं। ये देखो यहाँ डायग्राम देखो, हमेशा ये ध्यान रखना, पी पर जो टीआरएनए होगा उसका अमीनो एसिड लाएंगे और ए वाले के आगे लगा देंगे, पी से ए पर आएगा, ठीक है। अब देखो मिथ्योनिन को यहाँ से हटाकर यहाँ लगा दिया, तो अब ये 2 अमीनो एसिड जुड़ गए, इसको डाइपेप्टाइड कहें, ठीक है। तो अब आप देखो फर्स्ट नंबर पर, अब चेन में स्टार्टिंग में फिर भी अमीनो एसिड मिथ्योनिन ही आया ना, हमने इसको इसके आगे लगाया और इन दोनों के बीच में ये बना दिया पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो अब ये बस ये यहाँ आया और ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ गया, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज करता है। मैंने आरएनए में लिखवा रखा है, पीछे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। आरएनए में बताया था कि जो 23S आरएनए है प्रोकैरियोट्स का और 28S आरएनए है यूकैरियोट्स का, जो कि उसकी लार्जर यूनिट में होता है, ये आरएनए एज ए एंजाइम काम आएंगे। और इस समय इन आरएनए का ही नाम बदल दिया हमने, ये जो लिखा है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज राइबोजाइम, ये राइबोजाइम है, एंजाइम की तरह काम आने वाला आरएनए है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। तो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज प्रोकैरियोट में कौन है 23S, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज यूकैरियोट्स में 28S, ठीक है। तो ये एंजाइम की तरह काम करेंगे, ये राइबोजाइम एक्टिविटी। तो यहाँ फैक्टर वेक्टर नहीं चाहिए, ये खुद ही कर लेता आरएनए। और यहाँ अगर कोई एनर्जी चाहिए भी सिर्फ वो जो शुरू में जो जीटीपी लगा उसी से काम चल जाता है, वही एनर्जी यूज हो रही है, फटाफट होता है ये काम। अब देखिए पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद की स्थिति क्या रही, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, पी साइट वाला जो टीआरएनए था
अब इसका अमीनो एसिड तो चला गया उधर, तो ये बिना अमीनो एसिड वाला हो गया, इसको बोलेंगे डिस्चार्ज टीआरएनए। और ए साइड पर जो अमीनो एसिड है सॉरी टीआरएनए, उस पर 2 अमीनो एसिड आ गए, राइट। ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छा, पेप्टाइड बॉन्ड जब बनता है तो एक चीज ध्यान रखना, पेप्टाइड बॉन्ड हमेशा COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप में बनेगा। अमीनो एसिड में अगर आपने पढ़ा हो और आपको याद हो तो एक तरफ COOH ग्रुप होता है और एक तरफ NH2 ग्रुप होता है। अमीनो एसिड में दोनों होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जब पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा ये, तो ये कुछ चीजें फिक्स होती है कि यहाँ जैसे ये P साइट वाला इधर गया A पर, तो P साइट वाले का जो अमीनो एसिड होगा उसका तो COOH ग्रुप और A साइट वाले का NH2 ग्रुप, ये मिलके पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। जो राइबोजाइम पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है, मैंने इसलिए ये चीज यहाँ पर नोट भी कर रखी है। ये सब चीजें आप प्रॉपर कॉपी में डायग्राम से प्रॉपर लिख लेना। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, तो पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन COOH ग्रुप ऑफ P साइट अमीनो एसिड एंड NH2 ग्रुप ऑफ A साइट अमीनो एसिड बाय राइबोजाइम। तो राइबोजाइम की हेल्प से P साइट वाले अमीनो एसिड का COOH ग्रुप और A साइट वाले अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप, ये दोनों मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। तो कोडोन रिकॉग्नाइजेशन हो गया काम, डायग्राम साथ में ये बना रखा अपन ने, कोडोन रिकॉग्नाइजेशन। यहाँ एक GTP लगा, वो टीआरएनए के साथ ही लगेगा जब टीआरएनए अंदर आके बाइंड करे। फैक्टर कौन से काम आए ये ध्यान रखना है। उसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, तो rRNA जो राइबोसोम के लार्ज यूनिट का rRNA वही काम करेगा, पेप्टाइड रिट्रांसफरेज कह रहे हैं। और P साइट वाले अमीनो एसिड को इधर ला करके A साइट वाले से जोड़ देंगे, 2 अमीनो एसिड बनेंगे। P साइट का COOH ग्रुप और A साइट वाले अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप, ये दोनों मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। क्लियर? यहां तक होने के बाद अगला और आखिरी काम। अब क्या होता है, देखिए इतना काम होने के बाद राइबोसोम की दोनों यूनिट mRNA पर एक स्टेप आगे बढ़ती है इससे। तो ये यूं देखिए, मैंने एरो इसलिए बना भी रखा है कि ये ऐसे आगे बढ़ेगी। तो केवल राइबोसोम खिसकेगा, न टीआरएनए न mRNA। mRNA अपनी जगह पर है, टीआरएनए जो खड़े हैं वो अपनी जगह पर है, राइबोसोम खिसक गया। तो क्या हुआ, देखो जैसे राइबोसोम मूव करता है तो एक स्टेप आगे मूव करा, तो क्या हुआ, जो P साइट पर डिस्चार्ज टीआरएनए, ये चैम्बर इंटरकनेक्टेड होते हैं, ध्यान रखना। तो ये आ गया इधर और A वाला कहाँ आ जाएगा, P में, A वाला P में आ जाएगा और P वाला E में आ गया। ये राइबोसोम मूव कर गया ना। और A साइट पर क्या आया, इसके बाहर जो तीसरा कोड है वो अगला आ जाएगा। तो राइबोसोम ऐसे मूव करा, नेक्स्ट कोड आ गया A में, A वाला 2 अमीनो एसिड वाला टीआरएनए आ गया P में और P वाला डिस्चार्ज टीआरएनए E में आ गया। इस मूवमेंट को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ये अगला स्टेप है ट्रांसलोकेशन। और देखिए मूव करने के बाद की स्टेप। अब देखो ये जो चीज है ये इस तरह से आ गई। सॉरी, इस चीज को थोड़ा सही कर लेते हैं। ये जो दोनों अमीनो एसिड हैं ये याद रहेंगे, ठीक है। ये चीज ऐसे रहेगी। ठीक, अब देखिए जैसे ये हमने मूव किया तो क्या हुआ, ये डाइपेप्टाइड वाला तो इधर आ गया P पर और ये डिस्चार्ज टीआरएनए किस में आ गया, E पर आ गया। ठीक है, ये इस स्टेप को कहेंगे ट्रांसलोकेशन। अब एक चीज ध्यान रखना, राइबोसोम को जब मूव करना होता है तो राइबोसोम जब मूव करेगा तो राइबोसोम को भी एनर्जी चाहिए और इसीलिए या फिर जीटीपी लगेगा। आप ये ध्यान रखना कि किन किन स्टेप पर हमारी जीटीपी एनर्जी यूज हो रही है। एक हमने जब टीआरएनए लगाया तो हर टीआरएनए को लगाने के लिए आपको जीटीपी चाहिए, जितने टीआरएनए आएंगे हर एक के लिए एक जीटीपी। और राइबोसोम जब आगे बढ़ेगा तो फिर जीटीपी, 2 जगह जीटीपी लग रही। ठीक है, ये जीटीपी लगा। फैक्टर 2 फैक्टर तो वहां आ गए थे, अब बचा वो ये एक फैक्टर है EFG प्रोकैरियोट का और यूकैरियोट में EEF2, ये फैक्टर काम आएगा। यहाँ पर ट्रांसलोकेज नाम का एक एंजाइमेटिक एक्शन भी होता है जो राइबोसोम को मूव करने में हेल्प करता है। तो राइबोसोम मूव होगा, ये इस तरह से आगे बढ़ा और ये चीज आ गई। अब देखो A साइड फिर से खाली हो गई, ये स्थिति बिल्कुल इसके जैसी हो गई कि नहीं हो गई। यहाँ पहले भी क्या था, A साइड खाली थी, P पर था टीआरएनए, अभी भी देखो P पर ही है जिसके पास 2 अमीनो एसिड है। ठीक है, अब सेम प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो ये जो 3 स्टेप्स मैंने आपको बताई वही चीज डायग्राम बताई, कोडोन रिकॉग्नाइजेशन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ट्रांसलोकेशन। राइबोसोम मूव्स ऑन mRNA टुवर्ड्स थर्ड एंड की तरफ मूव करेगा बाय
यूजिंग जीटीपी। तो राइबोसोम भी जीटीपी यूज करता हुआ थर्ड एंड की तरफ मूव करता है, उसको ट्रांसलोकेशन कहता है। और ये तीनों स्टेप्स रेगुलरली साइक्लिक वे में चलती है। ठीक है, एक बार और घुमा के देख लीजिए। अब इसके बाद अगर यहाँ आते हैं वापस, तो फिर से कोडॉन रिकॉग्नाइजेशन। अब क्या होगा, इस बार देखो ये डिस्चार्ज टीआरएनए यहाँ है, ये 2 अमीनो एसिड वाला टीआरएनए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर फिर एक नया टीआरएनए आ जाएगा, थर्ड वाला कोडॉन रिकॉग्नाइजेशन। तो अब यहाँ पर आपको तीनों मिलेंगे। मैं आगे की स्टेप बता रहा हूँ, थोड़ा सा इमेजिन करिए। अब यहाँ तीनों टीआरएनए हैं, ये नया टीआरएनए हो गया, यहाँ वाला जो टीआरएनए वो ये वाला है 2 अमीनो एसिड वाला, और ये एक डिस्चार्ज टीआरएनए होगी। अब उसके बाद क्या होगा, ये जो 2 अमीनो एसिड जो पी साइड पर थे, इन दोनों को उठाकर क्या करेंगे, ए पर। हमेशा पी से ए पर शिफ्टिंग। तो पी पर कितने हैं, आप 2 अमीनो एसिड रहेंगे, तो इन दोनों को थर्ड के आगे लगा देंगे। तो अब यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 ट्राइपेप्टाइड। ठीक है, पी वाला डिस्चार्ज और ई में ऑलरेडी एक डिस्चार्ज पड़ा हुआ है। फिर राइबोसोम मूव करेगा, तो ये जो पहला वाला डिस्चार्ज वाला है ये तो फिर बाहर ही आ जाएगा। जब एक बार और मूव करेगा तो ये बाहर आ जाएगा, पी वाला फिर ई में आ जाएगा, ए वाला पी में, सेम प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। तो ये इलोंगेशन की साइकिल चलती है। और जब इलोंगेशन की एक साइकिल कंप्लीट होती है तो एक अमीनो एसिड चेन में ऐड हो गया। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ईच साइकिल 1 अमीनो एसिड इज एडेड इन पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जितने कोड होंगे यहाँ उतनी बार आपको इलोंगेशन साइकिल चलानी है, और ये तब तक चलेगा जब तक कि लास्ट में थर्ड एंड पर नहीं आ जाए। थर्ड एंड पर लास्ट कोड कौन सा है, ये है टर्मिनेशन स्टॉप कोडोन। आगे बात समझ में। तो ये जो है इस तरह से इलोंगेशन साइकिल रेगुलरली चलेगी और एक अमीनो एसिड ऐड होता जाएगा। ठीक है, और ये हमें ध्यान रखना है कि जीटीपी कहाँ कहाँ लगा। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको समराइज कर लें। 2-3 पॉइंट हैं ये कि देखिए, इन इलोंगेशन स्टेप आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ईच साइकिल 1 अमीनो एसिड इज एडेड इन ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। एक अमीनो एसिड ऐड हो जाता है एक साइकिल कंप्लीट होते ही। हर बार बस एक अमीनो एसिड ऐड होता है। एक और चीज, टू ऐड 1 अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन, एक अमीनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड में ऐड करने में कितना एनर्जी यूज हुआ, 1 ATP एंड 2 GTP आर यूज्ड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। 1 ATP और 2 GTP कहाँ कहाँ लगता है, 1 ATP तो हमेशा कहाँ लग रहा है, एक्टिवेशन ऑफ हर अमीनो एसिड को एक्टिवेट कर। अपन शुरू से एनर्जी का एक्सपेंडिचर देखें तो 1 ATP तो लगा उसको अमीनो एसिड को एक्टिवेट कर। फिर वो टीआरएनए जब लेकर आया तो 1 ATP 1 GTP लगेगा जब वो mRNA के कोड पर बाइंडिंग होगा। 1 GTP फॉर बाइंडिंग ऑफ टीआरएनए ऑन mRNA शुरू में, और उसके बाद में 1 GTP फॉर राइबोसोम मूवमेंट। तो एक अमीनो एसिड के पीछे कितना खर्चा हो रहा है, 1 ATP 2 GTP। समझ में आ गई बात। और ये प्रोसेस इस तरह से रेगुलरली चलता रहेगा जब तक कि राइबोसोम मूव करता करता कहाँ चला जाए, लास्ट थर्ड एंड पर। द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन कंटिन्यूज टिल राइबोसोम मूव्स रीचेज एट थर्ड एंड। अब देखो, एक कंफ्यूजन यहाँ जो रहता है, मैं उस चीज को भी थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। जब जीटीपी काउंट करते हैं तो आपको देखना यहाँ पर 3 जीटीपी काउंटिंग मिलेगी, लेकिन 3 होते नहीं है। देखो, अगर आप यूँ काउंट कर रहे हो तो एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। अब कई लोग गलती क्या करते हैं कि ये तो 2 दिख रहे हैं, और उसके बाद में अगर और पीछे जाएं तो एक यहाँ वाला काउंट कर लेते हैं, ये इनिशिएशन वाला। बट ये गलती नहीं करना। देखिए, एटीपी तो एक लगा है स्टार्ट में, ठीक है। एटीपी तो कहाँ लगा था, ये बिल्कुल एक्टिवेशन जब हुआ था शुरू में तो उस जगह पर लगा था, एक्टिवेशन स्टेप में, ठीक है। उसके बाद में ये जो जीटीपी है, देखिए ये जीटीपी सिर्फ इनिशिएशन के वक्त लगा। तो फर्स्ट टीआरएनए ऐसे आया है तो यहाँ जीटीपी लगा। अब उसके बाद जितने अगले टीआरएनए आएंगे वो यहाँ थोड़ी आएंगे, तो ये जीटीपी बार बार काउंट नहीं होता। जब आप इस जीटीपी को काउंट करते हैं तो क्या करना है कि आपको फिर इस जीटीपी को काउंट नहीं करना। फर्स्ट वाले के लिए वहां लगा है, सेकंड वाले का ये जीटीपी, तो इस वाले जीटीपी को और इनिशियल वाले जीटीपी में से तो कोई एक ही लेना। जब वो आएगा तो ये नहीं आएगा, और ये आ रहा है तो फिर उसको नहीं गिनना है। इसलिए जीटीपी 3 नहीं है, 2 ही है। आप तो यूँ ध्यान रखो कि एक जीटीपी तो टीआरएनए को ला करके एमआरएनए पर बाइंड करने में लगता है, और एक जीटीपी राइबोसोम को मूव करने में लगता है, ठीक है। अब वो जो इनिशिएशन कोडोन वाला टीआरएनए वो पहली बार आया तो वहाँ जीटीपी लिख रखा हमने, ठीक है। अब अगला जो टीआरएनए आया उसके लिए यहाँ लिख रखा है, तो ये जीटीपी और वो जीटीपी दोनों में से एक ही काउंट होगा। ये थोड़ा सा समझने वाली कॉमन सेंस की बात है। सो 2 जीटीपी 1 एटीपी।
तब जाकर के ये चलेगा, और ये लगातार चलता रहेगा जब तक कि राइबोसोम मूव करता हुआ थर्ड एंड पर ना आ जाए। और जैसे ये थर्ड एंड पर आ जाता है उसके बाद में हमारा आखिरी काम रहता है टर्मिनेशन। पूरा राइबोसोम एमआरएनए पर मूव करता करता थर्ड एंड पर आ गया, 5 एंड से शुरू हुआ, थर्ड एंड पर आ गया, और एक एक कोड रीड करता गया, टीआरएनए एक एक आते गए और अमीनो एसिड जुड़ते गए, चेन बन गई। अब एंडिंग कैसे होगी? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मीन्स डिसोसिएशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स एंड एंडिंग ऑफ ट्रांसलेशन। जितने कंपोनेंट, एक्चुअल में टर्मिनेशन हमेशा इनिशिएशन का उल्टा होता है। इनिशिएशन में हमने सारी चीजें लाकर कंबाइंड की और एक कॉम्प्लेक्स बनाया, काम शुरू किया। टर्मिनेशन में इन सारे कंपोनेंट को वापस अलग कर देते, बिखेर देते। तो डिसोसिएशन ऑफ ऑल कंपोनेंट एंड एंडिंग ऑफ टर्मिनेशन। जैसा मैंने आपको कहा कि इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, तीनों स्टेप में एनर्जी चाहिएगी, तीनों स्टेप में प्रोटीन फैक्टर चाहिए, तो यहाँ भी वही है, ठीक है। और ये कब होगा? व्हेन राइबोसोम अराइव्स एट थर्ड एंड। जब राइबोसोम थर्ड एंड पर आएगा तब होगा। रिक्वायरमेंट क्या है? यहाँ भी एनर्जी फॉर्म जीटीपी चाहिएगा। इनिशिएशन में भी लगा, टर्मिनेशन, इलोंगेशन में तो लगी रहा, और सबसे तो इलोंगेशन में एनर्जी लग रही, लास्ट में यहाँ भी एक जीटीपी लगी। यहाँ का प्रोटीन फैक्टर, जैसे इनिशिएशन फैक्टर था इनिशिएशन का, इलोंगेशन में लगा इलोंगेशन फैक्टर, तो टर्मिनेशन का जो फैक्टर है इसको बोलते हैं रिलीज फैक्टर, क्योंकि ये सबको अलग कर रहा है। प्रोकैरियोट में 3 रिलीज फैक्टर हैं, RF1, RF2, RF3, और यूकैरियोट में एक ही रिलीज फैक्टर है, ERF1। बिल्कुल वही पैटर्न पर चल रहे हैं फैक्टर, ठीक है। प्रोकैरियोट में आप देखिए इनिशिएशन फैक्टर, इलोंगेशन फैक्टर और टर्मिनेशन फैक्टर तीन है। यूकैरियोट में इनिशिएशन फैक्टर 10 है, इलोंगेशन फैक्टर 2 ही रह गए, और रिलीज फैक्टर तो एक ही है, ठीक है। अब देखो टर्मिनेशन होता कैसे है, थोड़ा सा डायग्राम से समझे तो आप देखिए कि जैसे राइबोसोम, देखिए यहां से शुरू किया था हमने, ये रीड करता 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 यहाँ आ गया। तो जब राइबोसोम थर्ड एंड पर पहुंचा तो लास्ट कोड कौन सा है? स्टॉप कोडोन है। मैंने एक लिख रखा UAA, ठीक है, कोई सा भी लिख सकते, 3 है, 3 में से कोई भी एक होगा। तो देखिए लास्ट सिचुएशन क्या होगी कि लास्ट में ये स्टॉप कोडोन आ गया A साइट पर, इससे पहले वाला तो कोड इस पर रहेगा P साइट पर, जो टीआरएनए है उस पर देखो एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बना रखी, ये यहाँ से यहाँ चल के आया तो इतना पॉलीपेप्टाइड बन गया, और एक डिस्चार्ज टीआरएनए इस पर तो हो गई, ठीक है। ये है लास्ट स्टेज, व्हेन राइबोसोम रीचेस एट थर्ड एंड ऑफ एमआरएनए, ठीक है। ये राइबोसोम थर्ड एंड ऑफ एमआरएनए पर आया तो क्या हो जाएगा? स्टॉप कोडोन कम्स इन A साइट ऑफ राइबोसोम। इस A साइट पर क्या आ गया? स्टॉप कोडोन आ गया। आपको जेनेटिक कोड पढ़ाते समय भी मैंने कहा था कि स्टॉप कोडोन का कोई टीआरएनए नहीं होता, वो किसी टीआरएनए से रिकॉग्नाइज नहीं होता। स्टॉप कोडोन कोई अमीनो एसिड कोड नहीं करते तो टीआरएनए भी नहीं होता। तो जब यहाँ स्टॉप कोडोन आता है तो फिर कोई टीआरएनए नहीं आएगा, टीआरएनए होता ही नहीं इनका। सो नाउ नो टीआरएनए एंटर्स इन राइबोसोम, और उसकी बजाय अब यहाँ रिलीज फैक्टर आते हैं। इंस्टेड रिलीज फैक्टर एंटर्स, ये रिलीज फैक्टर प्रोकैरियोट्स में RF1, RF2, ठीक है, प्रोकैरियोट में ये RF1, RF2 है, ठीक है, और यूकैरियोट्स में ERF1, ठीक है। तो ये एंटर करेंगे, यहाँ एक जीटीपी भी लगेंगे, ठीक है। और अब उसके बाद में देखिए नॉर्मली तो टीआरएनए एंटर करता है, अब टीआरएनए एंटर नहीं करने के बजाय रिलीज फैक्टर आ रहे हैं, और यहाँ एक जीटीपी आ रहा है, और ये अंदर आने के बाद क्या करते हैं? सबको अलग अलग कर देते हैं। तो रिलीज फैक्टर डिसोसिएट ऑल कंपोनेंट्स बाय यूजिंग जीटीपी एंड टर्मिनेशन टेक्स प्लेस। तो रिलीज फैक्टर जो है इन सबको जीटीपी यूज करते हुए अलग अलग कर देंगे। सिर्फ इतना सा काम है कि जैसे ये लास्ट में आया और A साइट पर थर्ड एंड का टर्मिनेशन कोडोन आया तो टीआरएनए नहीं आएगा, उसकी बजाय रिलीज फैक्टर आएंगे, जीटीपी आएगा, और ये सबको अलग कर देंगे। ये देखिए सारी चीजें बिखर गई। अब ये आपका एमआरएनए अभी भी एज यूजुअल है, ठीक है। ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये वाली अलग हो गई, टीआरएनए अलग हो गई, ये एमआरएनए की दोनों यूनिट, राइबोसोम की दोनों यूनिट है। तो ये सब चीजें बिखर गई और यहाँ टर्मिनेशन हो जाता है। थोड़ा सा आगे देखें कि इनमें आगे होगा क्या। तो एक और चीज देखिए, राइबोसोम की जो दोनों यूनिट है और ये जो टीआरएनए है, जो ये यहाँ से निकले सब अलग अलग हो गए, ये तो दोबारा यूज हो जाएंगे, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। राइबोसोम की यूनिट भी रीयूज हो जाएंगी, टीआरएनए को भी वापस चार्जिंग करके फिर यूज कर लेंगे, तो ये दोनों तो रीयूज हो जाते हैं। एमआरएनए का फ्यूचर क्या है? एमआरएनए, ध्यान रखिएगा, एमआरएनए बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है। अपने को सेल को जितना पॉलीपेप्टाइड बनाना है तब तक एमआरएनए जिंदा रखेंगे और उस पर पॉलीपेप्टाइड बनते जा रहे हैं। जितने सफिशिएंट क्वांटिटी पॉलीपेप्टाइड की बनी उसके बाद एमआरएनए को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एमआरएनए कभी रखा नहीं जाता, स्टोर नहीं होता। सो
it will disintegrate या degenerates when sufficient polypeptides are synthesized. जब प्रॉपर सफिशिएंट पॉलीपेप्टाइड बन जाएंगे तब इसको खत्म कर दिया जाता है, डिजेनरेट कर दिया जाए। मान लो बाद में फिर कभी जरूरत पड़ी तो फिर से एमआरएनए बनकर आएगा। एक बार में जितनी जरूरत है, जैसे एमआरएनए आया और उस पर जितना बनाना, एक साथ में जितना बनाना बनाते रहे, उसके बाद उसको डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। फिर कभी बाद में और जरूरत पड़ेगी तो फिर दोबारा बनता है। एमआरएनए इसलिए बार बार बनाना पड़ता है, ये स्टोर नहीं होते। ठीक है, तो एमआरएनए तो सफिशिएंट क्वांटिटी में पॉलीपेप्टाइड बनने के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या होगा, तो आपको ध्यान हो तो यहाँ एक टनल है और टनल के थ्रू ये ईआर में खुल रहा है मेम्ब्रेन में, तो ये पॉलीपेप्टाइड उसी टनल के थ्रू ईआर में पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन यूजुअली ट्रांसफर टू ईआर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, क्योंकि ध्यान रखना अभी पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है, इसको प्रोटीन नहीं कहते हैं, ये तो प्राइमरी प्रोटीन है। अगर आपने प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी होते हैं। लीनियर चेन प्राइमरी होता है, इस लेवल पर तो कोई काम ही नहीं होता। तो अभी ये फंक्शनल प्रोटीन बने, इसके लिए इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। ये तो हमने रॉ मटेरियल बनाया। तो अब देखिए यूकैरियोट में मैक्सिमम तो आरईआर पर राइबोसोम लगे, तो जो पॉलीपेप्टाइड बना वो उस टनल के थ्रू सीधा ईआर में चला गया। इनफैक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाले भी अंदर चले जाते हैं, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी फिर आरईआर से कनेक्ट होती है तो वो अल्टीमेटली ईआर में आ जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में जो फ्री राइबोसोम होते हैं यूकैरियोट्स में, जो फ्री घूम रहे हैं वो भी प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन जब उनमें पॉलीपेप्टाइड बन जाता है तो वो उस टाइम पर वो आकर के ईआर पर लैंड करता है और पॉलीपेप्टाइड ईआर को दे के चल देता है। मतलब रेयरली ही कभी पॉलीपेप्टाइड को साइटोप्लाज्म में रिलीज करेंगे यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स के प्रोटीन थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो उनको बनाने में टाइम लगता है, तो इसलिए ये पॉलीपेप्टाइड जो भी बनते हैं फ्री और बाउंडेड वाले सब ईआर को दे दिए जाते हैं और ईआर में प्रोसेसिंग होती है, फिर गोल्जी बॉडी में जाता है और गोल्जी बॉडी से रिलीज होगा। आगे थोड़ा सा बताएंगे इसको भी। ठीक है, प्रोकैरियोट के प्रोटीन सिंपल होते हैं, तो वहां क्या होता है, वहां ईआर है भी नहीं, तो वहां सीधा साइटोप्लाज्म में आती पॉलीपेप्टाइड चेन और वहीं थोड़ी सी प्रोसेसिंग होकर के और वो एंजाइम या प्रोटीन बन जाता है। प्रोकैरियोट में ये चीज सारा काम साइटोप्लाज्म में होगा, यूकैरियोट्स में इसके लिए ईआर है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन का तो आगे का फ्यूचर है, उसका प्रोसेसिंग होने के बाद एंजाइम या प्रोटीन बनेगा। एमआरएनए जितनी जरूरत है उतने एमआरएनए पॉलीपेप्टाइड बनने के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। राइबोसोम के यूनिट और टीआरएनए का कुछ नहीं बिगड़ता, ये बार बार यूज होते हैं, रीयूज होते रहेंगे। इस तरह से सारी चीजें टर्मिनेट होकर के प्रोसेस एंड हो जाता है। ठीक है, तो आपको पूरा प्रोसेस अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ट्रांसलेशन का ये प्रोसेस एक स्टोरी की तरह याद होना चाहिए। ठीक है, राइबोसोम और जो रिक्वायरमेंट इनिशियल बताई, उसके बाद जब मैकेनिज्म शुरू किया तो 3 काम थे, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। समझ गए? ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड में कुछ नहीं है, अमीनो एसिड को एटीपी के साथ कंबाइन करके एंजाइम की हेल्प से एक्टिवेट करते हैं और वही एंजाइम फिर इसको टीआरएनए पर लगा देता है। मेन काम है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, जो 3 स्टेप में होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। सबसे पहले इनिशिएशन, जहाँ जीटीपी भी यूज होगा, फैक्टर यूज होंगे, इनिशिएशन फैक्टर। वहां पर क्या होगा, राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट और एमआरएनए पहले बाइंड करेंगे, उसके बाद इनिशिएशन कोडोन का फर्स्ट टीआरएनए आकर बाइंड करेगा या जीटीपी भी लगेगा, और उसके बाद लार्जर यूनिट ऊपर आकर फिट हो जाएगी और पूरा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। उसके बाद सबसे लंबी स्टेप शुरू होती है इलोंगेशन। इलोंगेशन 3 साइक्लिक स्टेप में चलता है। कोडोन रिकॉग्नाइजेशन, हर बार एक अगला कोड रीड होगा और ए साइट पर टीआरएनए एंटर करेगा विद जीटीपी बाइंड होगा। फिर उसके बाद में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, पी साइड वाले अमीनो एसिड या उस चेन को उठाकर ए साइड पर रखेंगे और पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ेंगे, राइबोजाइम एक्टिविटी है। और उसके बाद में फिर राइबोसोम का मूवमेंट होगा एनर्जी जीटीपी की हेल्प से, और आगे खिसक जाता है राइबोसोम। ये जो तीनों काम है, कोडोन रिकॉग्नाइजेशन, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ये चलते रहेंगे रिपीटेटिवली, और हर बार साइकिल कंप्लीट होते एक अमीनो एसिड ऐड होता जाएगा और उसी अकॉर्डिंग एनर्जी भी यूज होगी। और लास्ट में जब राइबोसोम थर्ड एंड पर आ जाता है तो टर्मिनेशन होता है, यहाँ टर्मिनेशन कोडोन है तो टीआरएनए एंटर नहीं होता, टीआरएनए होता नहीं है इनका, तो कोई टीआरएनए आएगा नहीं, उसकी बजाय रिलीज फैक्टर आएगा, और रिलीज फैक्टर और जीटीपी मिलकर के इन सब चीज़ों को बिखेर देते हैं, और इसी तरह से डिसोसिएशन और टर्मिनेशन हो जाता है। तो एक आउटलाइन हमें क्या है, एक स्टोरी की तरह पूरा पहले एक प्रोसेस पता रहना चाहिए। अब फिर किस स्टेप में कौन सा फैक्टर काम आ गया, कहाँ क्या यूज हुआ, छोटी छोटी बातें, और कहाँ एनर्जी यूज हुई है, बस वो ध्यान रखना है। तो ये पूरा हमारा प्रोसेस था ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, जो मोर और लेस प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में करीब करीब एक जैसा ही होता है। थैंक यू।